आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनल चैप्टर और इसके बाद ये मॉड्यूल कंप्लीट। तो अब आप एग्जाम देने जाएं, आराम से जाएं, बढ़िया है। तो अब ये कंप्लीट हो गया है। तो अब ये लास्ट हम बॉम्बे का इतिहास देखेंगे, केस स्टडी करने वाले हैं। देखो, पुर्तगालियों की गोवा कैपिटल थी 1510। बॉम्बे कोई बहुत बड़ा शहर नहीं रहा, सूरत बड़ा शहर था, क्योंकि सूरत एक ऐसा पोर्ट था जिसके बारे में हमने बात भी की थी। बहुत ज्यादा कॉटन जो है और सब कुछ सूरत से जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन 17वीं सेंचुरी आते आते पुर्तगालियों ने क्या किया, बॉम्बे को 1665 में ट्रांसफर कर दिया इंग्लिश को। तो इंग्लिश के पास ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसको डेवलप कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आइलैंड जो है ये क्राउन को, मतलब क्राउन टू कंपनी 1668 में ट्रांसफर किया गया। तो 1668 में बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया। बॉम्बे में 7 आइलैंड है, आपको पता है। कोलाबा, जिसको ओल्ड वुमेन आइलैंड भी बोला जाता है। उसके बाद माजगांव, वर्ली जिसको बोला जाता है, नहीं सॉरी, माजगांव है, फिर वर्ली है, फिर माहिम है, परेल है। और उसके बाद एच शेप्ड आइलैंड है, जिसको बॉम्बियन या फिर बॉम्बैया, पुर्तगाली जो है वो बोलते थे, बम्बैया एक तरीके से। तो 250 साल की ज्योग्राफी है ये। मतलब 250 साल में पहले कुछ नहीं था, कोई खास नहीं था बॉम्बे। लेकिन अब तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट शहर है बॉम्बे यार। फाइनेंशियल कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल है, बॉलीवुड बॉम्बे में है, एवरीथिंग इज इन बॉम्बे। पहले इतना डेवलप नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको डेवलप किया, डेवलप ही करना शुरू किया एक तरीके से। अब दोस्तों यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट बनाए, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये पोर्ट था। और जैसे बॉम्बे का उदय हुआ वैसे वैसे सूरत का डिक्लाइन हुआ। तो बॉम्बे इंपॉर्टेंट हो गया। हालांकि फैक्ट्री जो है वो सूरत में बनाई गई थी। सारी फैक्ट्रीज आप देखेंगे, चाहे इंग्लिश हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, वो सूरत में ही बनाई। 1680 आते आते बॉम्बे वेस्टर्न इंडिया का हेडक्वार्टर हो गया। 3 प्रेसिडेंसी जिसमें एक बॉम्बे था। लेकिन उस समय तक भी सूरत जो है वो तगड़ा तगड़े से चल रहा था। लेकिन 18वीं सेंचुरी में बॉम्बे जो है वो सिंड्रेला हो गया इंग्लिश सेटलमेंट का। बॉम्बे उस समय तक बहुत ही अनहेल्दी, बहुत ही गरीब, मोस्ट डिस्पाइज्ड सिटी था, ऐसा था। लेकिन फिर क्या हुआ जो बॉम्बे बदल गया? रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट। बॉम्बे से चाइना रॉ कॉटन, कच्चा सूती भेजा जाता था। रॉ कॉटन, ये जो कॉटन था ना, ये रॉ मटेरियल चाइना, फिर बाद में ओपीएम भी यहां से भेजने लगे। और बदले में क्या, चाइनीज से चाय आती थी इंग्लैंड में, और चाय, इंग्लैंड वाले चाय के दीवाने थे, ठीक है। तो कंपनी जो है वो टी की डिमांड को मीट करती थी, और रॉ कॉटन जो है वो बॉम्बे से चाइना भेजती थी। और धीमे धीमे ये रॉ कॉटन का जो ट्रेड है ये बढ़ता गया। शुरुआत में बॉम्बे जो है फिशिंग कम्युनिटी, जिनको कोलीज बोला जाता था, वो राइस को भी उगाते थे, कोकोनट्स को भी स्मॉल स्केल पे उगाते थे। लेकिन शुरुआत में बॉम्बे जो है दैट वाज इनहेबिटेड बाय द फिशिंग कम्युनिटीज। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई यहां पे, तो इन्होंने बड़े बड़े गोडाउन खोलने शुरू कर दिए। गवर्नर ऑफिस को इन्होंने बॉम्बे कासल का नाम दिया, ठीक है। पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली बॉम्बे को माहिम से, जो 7 आइलैंड्स है ना, वो माहिम से रूल करते थे, ठीक है, ऐसा था। अब उसके बाद हुआ क्या कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वैसे वैसे बॉम्बे भी आगे बढ़ा। बायसुल्ला, परेल, वर्ली, दादर, माटुंगा, ये वो एरिया थे जो बिल्कुल डेवलप नहीं थे। मार्शेस लैंड्स थे, सिर्फ कीचड़ कीचड़, और सिर्फ ये मतलब कुछ नहीं मिलेगा यहां पे आपको। लेकिन ये डेवलप होना शुरू हुआ, क्योंकि जहां पे बिजनेस आएगा वहां पे लोग आके सेटल होंगे। चाइना को ओपीएम भी यहीं से भेजा जाता था। भाई पहला ओपीएम वॉर हुआ ना 1839 से 42 में, चाइना हार गया। ओपीएम की लत लगा दी थी। ओपीएम ड्रग होता है ना, उसको बेचा भेजा जाता था चाइना में। तो चाइना को मूड खराब हो गया कि भैया क्या नशे की लत लगा रहे हो। तो ब्रिटिशर से भिड़ गया, चाइना हार गया। जब एक बार चाइना हारा तो फिर ब्रिटेन ने ऐसी बर्बादी मचाई चाइना में, ओपीएम की बारिश कर दी। और वो ओपीएम कहां से ट्रांसपोर्ट होता था? बॉम्बे से। यस, बहुत सारे ओपीएम मर्चेंट जो थे, जिनके खुद के शिप्स थे, दे एक्सपोर्टेड ओपीएम फ्रॉम बॉम्बे। और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था भैया। ओपीएम में इन्वेस्ट करोगे तो अरबपति तो होगी, और जब तुम अरबपति होगे बॉम्बे डेवलप करेगा, क्योंकि सब लोग बॉम्बे में रहते थे। बॉम्बे के 2 बहुत इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड्स थे, बॉम्बे हार्बर और दूसरा माझगांव। पारसीज ने पहले इस बिजनेस को पूरा कंट्रोल किया। शिप जो था ना, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, इनको पारसीज ओन करते थे। वाडिया फैमिली भी थी जिन्होंने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बनाई। शिप बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि शिप से ही आप सब कुछ एक्सपोर्ट करोगे। तो बहुत बड़े बड़े ओपीएम डीलर्स आ गए। ओपीएम फिर एक बिजनेस ही बन गया। इंडो पुर्तगाली, पारसीज, कोंकणी मुस्लिम्स, मारवाड़ी, गुजराती बनियास, ये सब थे, ठीक है। और एक एंग्लो बनिया एग्रीमेंट भी साइन हुआ।
देखो, एंग्लो बनिया एग्रीमेंट पे अभी हम आते हैं। जब ये सब हुआ तो बॉम्बे में बहुत सारे यूरोपियंस भी आने शुरू हो गए। बॉम्बे में यूरोपियंस, ढेर सारे यूरोपियंस आए, और उसके बाद इन्होंने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब रियल एस्टेट का मतलब ये है कि इन्होंने जमीन खरीदेंगे और जमीन से ये क्या बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक है। हालांकि रियल एस्टेट ये इनकी वीकनेस थी, स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि सोसाइटी हुआ क्या कि ज्यादा आप सेक्टर्स में भारत में उस समय इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, आप रियल एस्टेट में कर सकते थे। बॉम्बे उस समय 2 लाख इनहेबिटेंट्स जो है, 19 सेकेंड डिकेड में आते आते 2 लाख लोग रहते थे। अब धीमे धीमे जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हुआ, बिल्डिंग्स बनी, अर्बनाइजेशन हुआ, ट्रेड बढ़ा, इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज मतलब शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो गई, तो लोग भी आने शुरू हो गए, तो धीमे धीमे बॉम्बे की पॉपुलेशन बढ़ती गई। 1826 से लेकर 1849 तक 5.5% से पॉपुलेशन ग्रो होती है। 1849 का सेंसस ये बताता है, देखिए 1826 में 2 लाख लोग रहते थे, अब 1849 में 5.5 लाख लोग रहने लगे। मिड 19th सेंचुरी आते आते मतलब 1864 तक 8 लाख लोग रहने लगे। ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो फोर्ट एरिया, जो ब्रिटेन का मेन एरिया था, डोंगरी, बायसुल्ला, मासगांव, कोलाबा, यहां रहते थे। ठीक है। 1/4 यानी कि 25% जो लोग रहते थे, दे वर टेम्परेरी माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है। और मेल्स थे, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आपको आदमियों की जरूरत होगी। 1818 जब थर्ड मराठा वॉर हुई, तो आपको पता ही है कि लार्ज पार्ट ऑफ जो सेंट्रल इंडिया था और डेक्कन का, वो बॉम्बे के ही अंदर आ गया, और वहां से बॉम्बे की इकोनॉमी डेवलप होना शुरू हो गई। अब उसके बाद 1840 के बाद 1840s में चेंज होना शुरू होता है, जब बहुत सारे मर्चेंट्स जो हैं उन्होंने ओपीएम ट्रेड और शिपिंग इंडस्ट्री से विड्रॉ करना शुरू कर दिया, क्योंकि ओपीएम अब इतना लुक्रेटिव नहीं था। बट रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया होता था, रॉ कॉटन की डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा थी। तो 1840 में रेलवे भी इंट्रोड्यूस हो गई। 1840s में, 1853 में हम देखते हैं रेलवे चला दी गई, बॉम्बे से थाने तक रेलवे चला दी गई। क्यों चलाई गई? ताकि रॉ कॉटन जो है इंग्लैंड वाया बॉम्बे आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि अमेरिकन सिविल वॉर हो गया था 1861 से 65। अब वो कॉटन कल्टीवेशन अमेरिकन सिविल वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट था ना। आपको पता ही ना अमेरिकन सिविल वॉर में क्या था, 1861 में हुआ था। एक तरफ ब्लैक थे, अब्राहम लिंकन स्लेवरी को खत्म करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने शुरुआत में ये कुछ नहीं बोला, लेकिन अब्राहम लिंकन स्लेवरी को खत्म करना चाहते थे। अब स्लेवरी मतलब क्या? दास प्रथा। गोरे चाहते थे कि स्लेवरी कभी खत्म ना हो, ज्यादातर लोग चाहते थे। तो ऊपर वाला जो नॉर्थ अमेरिका था, जिसको यूएसए बोला जाता था, नहीं जो यूएसए ही था, वो अब्राहम लिंकन लीड कर रहे थे। साउथ में जहां पे स्लेवरी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी, उसको सीएसए बोला जाता था, कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्हीं दोनों के बीच मतलब अमेरिका बट गया था। सीएसए चाह रहा था, जो साउथ वाला अमेरिका चाह रहा था, वो कहता था स्लेवरी रहे, लेकिन इधर अब्राहम लिंकन चाह रहे थे स्लेवरी ना रहे। दोनों में वॉर हो गया। अब जब दोनों में वॉर हुआ, जब दोनों में युद्ध हुआ, तो इसमें अमेरिका जीत गया, मतलब अब्राहम लिंकन जीत गए। तो इसमें कॉटन कल्टीवेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि कॉटन कल्टीवेशन क्या था, स्लेवरी इसीलिए तो करवाई जाती थी ना। कॉटन एक कमर्शियल तौर पर पूरी दुनिया में मांग थी, तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए 24-24 घंटे आपको लगना पड़ता था, बहुत मेहनत। अब तो खैर टेक्निक्स आ गई हैं, मशीन्स आ गई हैं, लेकिन उस समय सब हाथ से होता था, तो इसके लिए स्लेव्स की जरूरत थी। लेकिन सिविल वॉर में ये स्लेव्स कॉटन कल्टीवेशन कर ही नहीं पा रहे थे, उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे। तो इधर बॉम्बे की किस्मत चमक गई, और ज्यादा यहां पे ट्रेड बढ़ गया, कॉटन को और ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाने लगा। इसी वजह से रेलवे बना दी गई। ठीक है। बॉम्बे टर्मिनस बन गया, जिसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मतलब विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। 1878 से 1888 के बीच में ये कंस्ट्रक्ट हो गया। 1878 में बेसिकली इसको बनाया गया, और अब बहुत सारे इंटरप्रेन्योर्स आ गए बॉम्बे में, जिन्होंने बॉम्बे को डेवलप करना शुरू किया। पब्लिक बिल्डिंग्स को इन्होंने डेवलप किया, फोर्ट एरिया को डेवलप किया। बहुत सारे वेल्दी ओनर्स के पास, इनके पास पैसा बहुत ज्यादा रहता था। अब हुआ क्या कि देखिए बॉम्बे चला गया इन ओनर्स के पास, ब्रिटिशर के पास ज्यादा पैसा नहीं रहता था। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन जैसे जमशेद जी जीजा बॉय हो गए, उसके बाद और भी बहुत सारे लोग थे, मैं अभी थोड़ा सा नाम भूल गया हूं, प्रेमचंद रॉयचंद हो गए, ये जितने भी क्लासेस थे, और भी बहुत सारे बिजनेसमैन थे। ठीक है। आदर शेर हरमस जी हो गए। तो ये सब क्या कर रहे थे, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा, तो उन्होंने बैंक ऑफ 6 डायरेक्टर थे बैंक ऑफ बॉम्बे के, बैंक ऑफ बॉम्बे बना दिया गया। अब बैंक ऑफ बॉम्बे, इसमें दोस्तों क्या था ना कि देखिए यहां पर ब्रिटिशर के पास ज्यादा पैसा नहीं था, तो एंग्लो बनिया एग्रीमेंट भी हुआ था। एंग्लो बनिया समझते हैं, बनिया के पास खूब ज्यादा पैसा हुआ करता था, तो वो क्या करते थे, ये ब्रिटिशर को पैसा देते थे। तो अब जब बाद में लगा कि बैंक स्टैब्लिश, तो बैंक ऑफ बॉम्बे बन गया 1840 में। तो एक तरीके से इंडियन कैपिटलिस्ट जो थे बॉम्बे में, उनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेस थे, क्योंकि 1856 में क्राइसिस भी हो गया था,
ब्रिटिशर उस पर उभर नहीं पाया, लेकिन इनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज थे, ठीक है। और इन्होंने शहर को भी डेवलप किया, बहुत सारी शहरों में भी इन्होंने चीजें बनाई, समझ गए। उसके बाद अब हम आखिरी पे आ जाते हैं, वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास की बात करें तो बॉम्बे में वर्किंग क्लास, मैंने बताया ना कि 1/4 जो था वो वर्किंग क्लास थे, 25% पॉपुलेशन यहाँ की वर्किंग क्लास थे। और राइज होने लगा, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वैसे वैसे वर्किंग क्लास ज्यादा आने लगे। हाउसिंग की प्रॉब्लम हुई। अब जाहिर सी बात है कि जब लोग ज्यादा सेटल होंगे पैसे के लिए और काम के लिए, तो क्राइसिस होगी ही होगी, तो हाउसिंग क्राइसिस होने लगी। अभी तक यहाँ पे अमीर लोग रहते थे, इंडियन एलिट्स रहते थे, लेकिन अब लेबरिंग का क्लास भी आ गया। तो सेंट्रल बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे रेजिडेंशियल लोकेलिटीज हो गए जो बहुत कंजेस्टेड रहते थे, इनके पास सिविक एमिनिटीज नहीं थी, काफी अनहाइजेनिक थे, ओवर क्राउडेड थे, ठीक है। चॉल्स का आपने नाम सुना होगा, चॉल्स होते थे, चॉल्स आज भी होते हैं, मल्टी स्टोरीड वर्कर्स बिल्डिंग्स होते थे, वर्कर्स के लिए बनाए गए थे। 1860 में इसको बनाया था, 1860 में इसको बनाया था, ताकि लेबर जो है, वर्कर जो है वह यहां पे रह सके। फिर बॉम्बे सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, बीआईटी, ये मैंने आपको बताया था, पूरा फेल हो गया था। प्लेग के बाद इसको लाए थे ताकि बॉम्बे को रीडिजाइन किया जाए, बट ये इतना सक्सेसफुल था ही नहीं, क्योंकि इतने लोग यहाँ पे, इतनी बुरी हालत हो गई थी, सैनिटरी कंडीशन सही नहीं थी यहाँ पे, और बीमारियां भी फैल रही थी, प्लेग भी फैल रहा था, ऐसा था। उसके बाद दोस्तों एक नई वर्कर कॉन्शियसनेस डेवलप होनी शुरू होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा बॉम्बे की डेवलपमेंट के लिए। सेकंड अगर पैरामीटर देखें वर्किंग क्लास का, न्यू वर्कर कॉन्शियसनेस, इसमें था क्या, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक तरीके से क्लास सॉलिडेरिटी, मतलब इंडिपेंडेंस आ गया था, क्लास अलग हो गए थे। पहले क्या होता था, पहले ये होता था, लैंग्वेज जो होती थी, कास्ट जो होती थी, रेस, ये इंपॉर्टेंट था। जैसे कास्ट के लोग यूनाइट हो जाते थे, लैंग्वेज के लोग यूनाइट हो जाते थे, जो एक सेम भाषा बोलते थे, कम्युनिटीज यूनाइट हो जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहां पे वर्कर्स यूनाइट हो गए। तो कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट आ गया, यहां पे वर्कर्स यूनाइट हो गए। फर्क नहीं पड़ता था कौन सी किसमें है, तो किसमें कौन सी कास्ट है, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जहां काम कर रहे हैं वो यूनाइट हो गए। तो कई बार हड़ताल देखने को मिली है। ब्रिटिशर जो थे या जो मर्चेंट्स थे, ये क्या थे, ये फैक्ट्री चलाते थे, कॉटन के लिए आपको फैक्ट्री की भी जरूरत पड़ेगी, तो कई बार हड़ताल हो जाती थी। तो एक सोशल कॉन्शियसनेस भी, वर्कर कॉन्शियसनेस भी यहां पे डेवलप होने लगी, ऐसा था। फिर मित्र मंडल्स, अखाड़ास, ये सब कॉमन लोग, वर्किंग क्लास का ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट होता था। तमाशा, स्ट्रीट परफॉर्मर जिनको बोला जाता था, ऐसा था। 1920 आते आते इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे यूनियंस बन गए, जैसे मिल, बहुत सारे मिल यूनियंस बन गए, फैक्ट्री यूनियंस, गिरनी कामगार महामंडल, बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन, गिरनी कामगार यूनियन, ये सब मंडल्स बने। तो एक वर्किंग कॉन्शियसनेस भी हमको देखने को मिलती है। और आखिरी पैरामीटर कम्युनिटी और एथनिसिटी। मैंने आपको बताया ना कि जो बॉम्बे जो था, क्लास ऑफ बॉम्बे ने, उसने कॉलोनियलिज्म से एक तरीके से नेगोशिएशन कर लिया था, ठीक है, कि हम आपको, आप ठीक है, आप रहो यहां पर, हम भी आपको काम देंगे। क्यों? क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस था। एक्चुअली में बॉम्बे जो है, कम्युनिटी यहां की ऐसी थी कि देखिए, आज भी बॉम्बे में हर जगह के लोग रहते हैं। कहते ना बॉम्बे में यहां पे क्लास की कोई कमी नहीं है, ठीक है। अब इसका रीजन ये था क्योंकि बहुत सारे, दो फैक्टर्स थे, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स तो थे ही, कि बॉम्बे जो है कैपिटलिस्ट सिटी बन गया, और बॉम्बे में यूनिटी डेवलप हुई, यूनाइट हो गया पूरा का पूरा बॉम्बे। लेकिन यहां पे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल, जैसे पारसीज ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है, जो बॉम्बे में जिनका रूट्स भी नहीं था, वो भी बॉम्बे में आके अपना फॉर्च्यून, और इसीलिए कहते हैं ना कि बॉम्बे एक ऐसा शहर है, कहीं के भी हुआ, अगर आप पे मेहनत है, आप यहां पे सक्सेस कर जाओगे। तो यहां पे ये बॉम्बे जो था, ये मल्टी रिलीजियस सोशल ग्रुप्स, अलग अलग डाइवर्स सोशल ग्रुप, और मल्टी एथनिक था। इसीलिए बॉम्बे इतना लिबरल हो गया, ओपननेस बॉम्बे में बहुत ज्यादा आ गई। बॉम्बे में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते थे, कभी टेंशन नहीं होते थे। स्ट्रीट्स जो थे, यहां पे हर कोई साथ में आता था, और एक साथ जो है वो यूनिटी बड़ी तगड़ी थी, मतलब ज्यादा झगड़ा नहीं होता था, ऐसा था। सॉलिडेरिटी सबको देखने को मिलती है, इंडिपेंडेंस, क्लास का इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है। ये लेक्चर था दोस्तों बॉम्बे का इतिहास, और अब मैंने ये मॉड्यूल पूरा कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। फाइनली खत्म हो गया ये। तो चारों मॉड्यूल मैंने पूरे कर दिए हैं। एग्जाम जब होगा, अभी दिसंबर में होने वाले इग्नू के एग्जाम, बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, अच्छा करेंगे आप। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।